बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन अमंग केमिकल बॉन्ड्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 न्यू सिलेबस 2026 का ये टॉपिक आपके सामने है। इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है कंपैरिजन अमंग केमिकल बॉन्ड एंड आईएमएफ, यानी केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। तो इट इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू और मोर एटम टुगेदर। तो इसकी केमिकल बॉन्ड्स की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो केमिकल बॉन्ड में हमारे पास आयनिक बॉन्ड आता है। इसके अलावा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड आता है, फिर मेटालिक बॉन्ड आता है, मेटालिक बॉन्ड आता है। और अगर मैं आईएमएफ फोर्सेस की बात करूं यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं तो वो हमारे पास कौन सी हैं। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं। इसके अलावा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकती हैं। तो ये कुछ मेन हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। हमने देखना है कि इनका कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड को ट्रू केमिकल बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इन बॉन्ड्स पर डिपेंड कर रही होती हैं। तो जरा बात याद रखिएगा कि मैं इसको कैसे लिखूंगा कि दीज आर, यानी कि आयनिक, कोवलेंट, कोवलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड्स, इनको हम क्या कहते हैं? ट्रू बॉन्ड्स बोलते हैं, ट्रू केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड इसी पर डिपेंड कर रही होती है। बिकॉज मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन केमिकल बॉन्ड्स, इन्हीं बॉन्ड्स पर डिपेंड कर रही होती है। इसलिए हम इनको ट्रू बॉन्ड्स कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आईएमएफ फोर्सेस हैं वो कौन सा काम करती हैं? तो आईएमएफ फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो जो आईएमएफ फोर्सेस हैं ये जस्ट और जस्ट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लेके आती हैं। यानी आईएमएफ फोर्सेस क्लोज द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स को क्लोज करके आते हैं, एक दूसरे के क्लोज लेके आती हैं। इसके अलावा क्या कोई और डिफरेंस भी है? तो इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी जो दूसरा मेन डिफरेंस जिस पर हम बात करेंगे वो है जी बॉन्ड स्ट्रेंथ। कि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये डिसाइड करती है कि क्या ये केमिकल बॉन्ड है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो सबसे पहले हम इनका एक कंपैरिजन देख लेते हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? यहां पर हम एक चार्ट बनाएंगे। यानी यहां पर बॉन्ड में लिखता हूं बॉन्ड, और यहां पर मैं लिखता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ से पता चलता है कि ये केमिकल बॉन्ड है या फिर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? बॉन्ड एनर्जी पर। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इनका जरा कंपैरिजन चेक कर लेते हैं। अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करता हूं, मसलन आयनिक बॉन्ड इन NaCl, NaCl के अंदर आयनिक बॉन्ड, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये तकरीबन 760 किलो जॉल पर मोल है। अगर मैं OH कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये हमारे पास, यानी वाटर के अंदर जो OH बॉन्ड होता है इसकी अगर बात करूं तो 464 किलो जॉल पर मोल है। इसी तरीके से अगर मैं मेटालिक बॉन्ड की बात कर रहा हूं, मेटालिक बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये तकरीबन 100 से लेकर 150 किलो जॉल पर मोल है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड स्ट्रेंथ 20 से 50 किलो जॉल पर मोल इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं
डाइपोल डाइपोल फोर्स यानी जिसको हम परमानेंट डाइपोल फोर्स का नाम भी देते हैं, उसकी तकरीबन 5 से लेकर 20 किलो जॉल पर मोल होती है। और लास्ट वन अगर हम बात कर लेते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसको हम टेम्परेरी डाइपोल फोर्सेस का नाम भी देते हैं, इंस्टेंटेनियस एंड टेम्परेरी डाइपोल। तो उसकी अगर बात करें तो ये 1 से लेकर 20 किलो जॉल पर मोल है। तो अब हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये कैसे डिपेंड कर रही है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए हमने यहाँ पे ये देखा है कि सबसे जो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे सामने आ रही है वो है आयनिक बॉन्ड की। तो इसका मतलब है आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड की है 464 है। उसके बाद मेटालिक बॉन्ड की बारी आती है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उसके बाद डायपोल डायपोल फोर्सेस की और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की। ये सारी बातें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अब आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? तो आयनिक बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह यह है कि क्योंकि उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। यानी इसके स्ट्रॉन्ग होने की रीजन क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इसको हम कैसे लिखेंगे? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इसमें हम क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड में हमेशा जो बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड के अंदर बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनता है, यानी कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो तब जाके ये बॉन्ड बनता है। तो इसलिए इस बॉन्ड को हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का नाम देते हैं। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूं कोवलेंट बॉन्ड की, तो जो कोवलेंट बॉन्ड है ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा होता है, इसलिए इसको भी हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसीडर करते हैं। अब हम आ जाते हैं जी जो लास्ट पे हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ये मेटालिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड है, इस मेटालिक बॉन्ड को हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं करते। अगर मैं मेटालिक बॉन्ड की बात करूं तो मेटालिक बॉन्ड ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैसे देखने से हमें ये समझ आती है कि जो मेटल्स के अंदर बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपने ये याद रखना है कि मेटल हार्ड जरूर होती है, लेकिन बॉन्ड की स्ट्रेंथ और चीज है और उसकी हार्डनेस और चीज है। तो आयनिक और कोवलेंट की निस्बत ये वीक होता है, यानी आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू मेटालिक बॉन्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेटालिक बॉन्ड इतना, मतलब आयनिक और कोवलेंट से वीक क्यों है, या आयनिक और कोवलेंट स्ट्रॉन्गर क्यों है एज कम्पेयर टू मेटालिक बॉन्ड? तो आप यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड के अंदर ये बात लिख सकते हैं कि मेटालिक बॉन्ड के अंदर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के जो है वो ये कैसे बनता है? तो ये बनता है बिटवीन द, इसके बारे में हमारे पास ये है कि मेटल्स जो बॉन्ड बनाती हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि दरमियान में जो केटाइंस होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते रहते हैं और इसी तरीके से एक पोल बना लेते हैं, और फिर उन पोल के साथ क्या होता है, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स अटैच हो जाते हैं मुख्तलिफ केटाइन के साथ। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइजिंग है, यानी ये मूव कर रहे हैं, एक जगह पर फिक्स नहीं है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से ये कंसीडर किया जाता है कि ये बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि ये कोवलेंट और आयनिक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं बिकॉज ड्यू टू, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से इसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसीडर नहीं करते। उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ किस हद तक स्ट्रॉन्ग है जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करें तो ये अमंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये स्ट्रॉन्ग है, अमंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान बनता है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं? फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये तीन एटम्स और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये इन तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड
लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और डायपोल डायपोल फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम बात करते हैं जी डायपोल डायपोल फोर्स। अगर डायपोल डायपोल फोर्स की बात करें तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये परमानेंट डायपोल के दरमियान है, बिटवीन परमानेंट डायपोल के दरमियान है, तो इसलिए ये भी किसी हद तक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा वीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी डायपोल के दरमियान है, बिटवीन टेम्परेरी डायपोल। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेरी डायपोल के दरमियान मौजूद है, इसलिए इसको हम ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो कंसीडर नहीं करते। तो हमारे पास एट दी एंड हम क्या कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारे पास वो है आयनिक बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर लिखूं तो ऑर्डर इसका कुछ ऐसा होगा। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखूं तो सबका जो स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो कुछ ऐसे होगा कि सबसे पहले आयनिक बॉन्ड है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड है, फिर मेटालिक बॉन्ड है, फिर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके बाद डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, और सबसे आखिर में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। तो ये इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। लेकिन याद रखिएगा कि इनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो सबसे ज्यादा जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है वो ये 3 बॉन्ड्स हैं जी, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। और ये तीनों को हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं, केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। और जो बाकी हमारे पास तीनों हैं इन तीनों को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये सिर्फ फोर्सेस को यानी कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लेके आती हैं, ठीक है जी। और बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड कर रही होती हैं। तो मोस्टली डिपेंड अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से करें। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।